दोस्तों, सम्राट अशोक विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य वंशजों के महान सम्राटों में से एक थे। हकीकत में देखा जाए तो हमारा भारतीय इतिहास इतना समृद्ध और गौरवशाली है कि हर एक शासक की अलग ही पहचान और गौरव गाथा है। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखा जाए तो भारत के इतिहास में सम्राट अशोक ही एक ऐसे शासक थे जिन्होंने भारत में ही नहीं बल्कि आज का भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश में अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया था। वे बौद्ध धर्म के प्रचारक भी थे। सम्राट अशोक ने अपने 40 साल के शासनकाल में कई ऐसे कार्य किए जिससे वे महान सम्राट बने थे। चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि सम्राट अशोक ने कैसे 99 सौतेले भाइयों को मारकर गद्दी हासिल की थी और अपने शासनकाल के 9वें साल में कलिंग पर विजय प्राप्त करके भी वह हार गए और बौद्ध धर्म अपना लिया था। चलिए इस वीडियो में जानते हैं सब कुछ। देखिए, मौर्य वंश प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी। ये मौर्य राजवंश भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा अखिल भारतीय साम्राज्य माना जाता है। इसकी राजधानी पाटलिपुत्रा थी, जो आज पटना शहर के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य की एक ही पत्नी थी जिनका नाम था दुर्धरा, जिससे एक पुत्र बिंदुसार उत्पन्न हुआ। बिंदुसार के कुल 16 पटरानियां थी और 101 पुत्र थे, जिसमें बिंदुसार और उनकी पत्नी धर्मा से सम्राट अशोक उत्पन्न हुए थे। अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्रा में हुआ था, जो कि सभी भाइयों में से सबसे प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने 99 सौतेले भाइयों को मारकर स्वयं को सम्राट पद पर स्थापित कर लिया था। अशोक का एक बड़ा भाई भी था जिनका नाम था सुशील, और राज्य परंपरा के अनुसार देखा जाए तो बड़ा भाई को ही राजपाट संभालना होता है, इसीलिए तक्षशिला का शासन सुशील को दे दिया गया। इतिहास बताती है कि सुशील को पूर्ण रूप से पूरा शासन नहीं दिया गया था। ये भले ही कुशल शासक थे, फिर भी इनके खिलाफ तक्षशिला में विद्रोह पनपने लगा, और यह बात जनता को मालूम था कि सम्राट अशोक के अलावा इस विद्रोह को कोई शांत नहीं कर सकता। यहाँ तक कि सम्राट अशोक जिस प्रांत में जाते थे वहाँ विद्रोह उनके आने से पहले ही खत्म हो जाता था। इस तरह से सम्राट अशोक पूरे प्रांत में प्रसिद्ध हो गए। यही प्रसिद्धि बड़े भाई सुशील को सताने लगी कि कहीं अशोक ज्यादा प्रसिद्ध हो गया तो हमारा राज सिंहासन खतरे में आ जाएगा। यह सब देखते हुए सुशील ने सम्राट बिंदुसार को कहकर अशोक को तक्षशिला से हटवा दिया था। जब 273 ईसा पूर्व सम्राट बिंदुसार की मृत्यु हुई, तब उनके बड़े पुत्र सुशील उत्तराधिकारी नहीं बने और अशोक को भी सम्राट बनने के लिए 4 सालों का लंबा समय लगा। इससे साफ प्रमाणित होता है कि उन 4 वर्षों में अपने भाइयों के साथ कड़ा सत्ता संघर्ष का माहौल रहा होगा। इस आंतरिक अशांति भरे माहौल खत्म होने के बाद 269 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक का विधिवत राज्याभिषेक हुआ। सत्ता संभालते ही अशोक ने विरासत में प्राप्त विशाल मौर्य साम्राज्य को और अधिक प्रभावशाली और विशाल करना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने साम दाम दंड भेद अपनाकर आधुनिक असम और तक्षशिला से लेकर ईरान की सीमा तक का साम्राज्य केवल 8 वर्षों में ही विस्तृत कर दिया था। हालांकि सम्राट अशोक काफी कठोर व्यवहार के भी जाने जाते थे। बौद्ध साहित्य और लोक कथाओं में सम्राट अशोक के इस कठोर व्यवहार की कई कहानियां प्रचलित हैं। देखिए, 261 ईसा पूर्व सम्राट अशोक को मौर्य साम्राज्य के सिंहासन बैठते हुए 8 साल पूरे हो गए थे। मतलब 8 साल के अंदर ही अशोक ने पूरे भारत पर अपना संप्रभुत्व स्थापित कर लिया था। भारत का कोई भी ऐसा प्रांत नहीं छूटा जिस पर सम्राट अशोक का हुकूमत ना चलता हो। सीधी भाषा में कहे तो भारत जैसे बड़े भूभाग पर मौर्य साम्राज्य का अधिकार कायम था। लेकिन एक राज्य ऐसा भी था जो मौर्य साम्राज्य से अलग रहना चाहता था। वह कोई और नहीं बल्कि मगध साम्राज्य के दक्षिण में स्थित कलिंग राज्य था, जिसे आज उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। ऐसे में अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए कलिंग को जीतना बहुत जरूरी था, और फलतः 261 ईसा पूर्व मगध और कलिंग के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ। सम्राट अशोक ने कलिंग के सेनापति राजा अनंत पद्मावत कलिंग राज को आत्मसमर्पण कर मौर्य साम्राज्य में शामिल होने का आदेश दिया, लेकिन कलिंग राज ने आदेश को ठुकरा दिया था और परिणामतः स्वरूप सम्राट अशोक ने युद्ध की घोषणा कर दी। अपनी आजादी और अस्तित्व की इस लड़ाई में कलिंग की सेना समेत आम जनता ने इस युद्ध में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मौर्य साम्राज्य को कड़ी चुनौती दी। लेकिन विशाल मौर्य सेना के सामने कलिंग की सेना कमजोर पड़ गई और सम्राट अशोक की सेना के सामने दम तोड़ दिया। मौर्य सेना ने बड़ी बेरहमी से युद्ध भूमि पर कत्लेआम मचा दिया और 13वीं शिलालेख के अनुसार
इस युद्ध में लगभग 1 लाख से ज्यादा कलिंग लोग मारे भी गए और 1.5 लाख लोग घायल भी हुए। सम्राट अशोक ने इस युद्ध के परिणामों को जब अपनी आंखों से देखा, तब उनके चेहरे पर जीत की खुशी की बजाय निरर्थक संघर्ष का दुख आंखों में बड़ी तेजी से छलक रहा था। विधवा औरतें, अनाथ बच्चे और अपाहिज सैनिकों की वेदना ने सम्राट अशोक को अंदर से झकझोर कर रख दिया था। अपने किए हुए कर्मों पर सम्राट अशोक को इतना पश्चाताप हुआ कि उन्होंने हमेशा के लिए युद्ध छोड़ने का निश्चय किया और कलिंग का युद्ध सम्राट अशोक के लिए पूरे जीवन का अंतिम युद्ध साबित हुआ। इस युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा को त्याग कर और शांति के मार्ग को अपनाने का निर्णय लिया। इसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। दिव्या दानव के अनुसार उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और यहीं से सम्राट अशोक ने बुद्ध को मानने लगे। वे शिकार तथा पशु हत्या भी छोड़ दिए थे। अशोक के शासनकाल में ही पाटलिपुत्रा में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन भी किया गया, जिसमें मोगली पुत्र तीस की अध्यक्षता में आयोजित इस बौद्ध संगीत में अभिधामक पिटक नामक त्रिपिटक ग्रंथ की रचना हुई और बौद्ध धर्म के वैश्विक प्रचार के लिए बौद्ध भिक्षुओं को विभिन्न देशों में भेजा गया, जिसमें अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा भी शामिल थी। अशोक का धम्म नीति केवल धार्मिक वस्तुओं तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उसमें माता पिता की सेवा, अहिंसा, पशुओं की बलि पर रोक, दासों और नौकरों के साथ मानवीय व्यवहार व अन्य सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता जैसे विचार शामिल थे। महेंद्र ने श्रीलंका के राजा युधिष्ठिर को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी और बौद्ध धर्म श्रीलंका का राजधर्म बन गया। स्वयं सम्राट अशोक ने भी धर्म यात्राएं की और धम्म प्रचार प्रसार जोर शोर से किया। उन्होंने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की, तो वहीं अभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी ग्राम की यात्रा की थी। इसी के साथ अनेकों धार्मिक संप्रदायों के बीच बढ़ रहे क्लेश को मिटाकर धम्म की एकता स्थापित की। इसके अलावा बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए अशोक ने अपने कुछ अधिकारियों को भी नियुक्त किया था। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के दौरान सम्राट अशोक ने अपने अनेकों कौशल अभिलेखों को उत्कृष्ट करवाया था, जिसके माध्यम से सम्राट अशोक ने अपने अत्यंत मानव विचारों को तथा जीवन चरित्र को दर्शाते हुए विश्व भर में पहुंचाने का काम किया। उन्होंने अपने 40 साल के इस शासनकाल में 40 अभिलेखों का निर्माण करवाया था, जिनमें ब्राह्मणी, खरोष्ठी तथा आर्मी कृतियों में लिपिबद्ध किया गया। बुद्धिस्ट इतिहासकारों के अनुसार सम्राट अशोक ने 250 ईसा पूर्व अशोक स्तंभ बनवाया था, जिस पर शेरों की आकृतियां बनी हुई है। सारनाथ का अशोक स्तंभ काफी फेमस और उत्कृष्ट माना जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत में इस स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह माना गया और तब से लेकर आज तक हम देखते भी आ रहे हैं। भारतीय रुपयों पर भी अशोक स्तंभ चिन्ह को दर्शाया गया है। कहा जाता है कि शिला स्तंभ और गुफाओं से प्राप्त होने वाले अभिलेखों में सम्राट अशोक ने अपने आप को प्रियदर्शी और देवाना प्रेम की उपाधि से संबोधित किया था। आधुनिक बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान, इन सभी जगहों पर मिले इन अभिलेखों को 3 भागों में विभाजित किया गया है: शिलालेख, संभालेख और गुहालेख। सम्राट अशोक ने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया और 232 ईसा पूर्व उनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु होने के बाद लगभग 50 वर्षों तक मौर्य वंश कमजोर पड़ने लगा और मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक बृहद्रथ थे, जिन्होंने 187 से 180 ईसा पूर्व तक शासन किया। बृहद्रथ की हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी, जिसने शुंग साम्राज्य की स्थापना भी की थी और इस तरह से मौर्य साम्राज्य का धीरे धीरे पतन हो गया।